बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जो सीनियर लीडरशिप है वो मंजर से गायब है। कुछ खामोश हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और किसी को जेल में डाल दिया गया है। तो जिन लोगों ने बहरानों को हल करना है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। इन्हीं में से एक किरदार नवाज शरीफ साहब है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक हैं। नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी से भी सीनियर हैं। नवाज शरीफ इमरान खान से भी सीनियर हैं। नवाज शरीफ मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक है और इस वक्त जब मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है तो उनका एक किरदार होना चाहिए, लेकिन किसी मामले में वो नहीं बोल रहे। मसलन अभी हालिया कशीदगी आप देख लें मौलाना फजल रहमान साहब वाली। अब मौलाना फजल रहमान साहब साफ नजर आता है नाराज है। अब मौलाना फजल रहमान को मनाने या ऑन बोर्ड लाने में या उनके साथ डील करने में नवाज शरीफ अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं। यानी नवाज शरीफ अगर चाहें तो एक मुलाकात करें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, जिस पर पूरी मीडिया हाइप क्रिएट हो, सारे कैमरे लगे हों, मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात हुई है, मुलाकात में क्या तय पाया, मुलाकात में क्या बातचीत हुई, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब चाहें तो महमूद अचकज़ई साहब के साथ एक मुलाकात करें, महमूद अचकज़ई की बात सुने, उनके साथ उनकी पुरानी दोस्ती भी है। महमूद अचकज़ई ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान तनाव को कम करने और वो जो जमहूरियत का मुआहिदा मिसाक़ जमहूरियत तय पाया था उसको कराने में अपना एक अहम किरदार अदा किया था। तो नवाज शरीफ साहब की का पुराना ताल्लुक़ है महमूद अचकज़ई के साथ। वो चाहें तो आज महमूद अचकज़ई के साथ बातचीत करें और टेम्परेचर को सियासी तौर पर नीचे ले आएँ। एक मुलाकात महमूद अचकज़ई और शहबाज शरीफ के दरमियान नहीं हो पा रही, इस मुलाकात को कराने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पर भी रोल प्ले कर सकते हैं, मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं। पेट्रोल हैंडल नहीं हो रहा गवर्नमेंट से, कभी हफ्तावार बढ़ाएंगे, कभी 15 रोज़ा बढ़ाएंगे। अब फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाएंगे। अब इसका क्या इम्पैक्ट है इस पर तो अलग से बात करने की ज़रूरत है तफसील से। लेकिन अभी जो मेरा मौजू है वो ये है कि इन मामलात को डील करने के लिए नवाज शरीफ साहब पेट्रोलियम मसनूआत का क्या करना है, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपना मशवरा दे सकते हैं। आखिर वो सबसे सीनियर सियासतदान है, आखिर वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन खामोश हैं और बच्चों के हाथ में मामला दिए हुए हैं और उनसे डील नहीं हो पा रहे। अभी रोज़ाना के बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला हुआ है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, पेट्रोलियम मसनूआत बेचने वाले, वो सारे जो हैं इसके खिलाफ बयान देने लग गए हैं और कह रहे हैं कि जी मसनूई किल्लत क्या, इसका बहरान पैदा हो जाएगा। अच्छा, फिर ईरान और सऊदी अरब वाली जो पेचीदगी है ये बहुत ही टेढ़ा मामला है। इसमें उनके ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के, आखिर यूएई के साथ भी, ईरान के साथ भी, सऊदी अरब के साथ तो बिलखुसूस उनके ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पर इस मामले को वो खुशउस्लूबी से तय सर अंजाम देने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मगर नवाज शरीफ साहब खामोश है, वो कहीं नहीं बोल रहे। शायद वो नाराज़ हैं, शायद वो मसलहत पसंद हो गए हैं, शायद वो ख़ानदान की मजबूरियों की वजह से खामोश हैं, शायद अब वो कोई किरदार अदा कर ही नहीं सकते, उन्हें लगता है कि मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया, या शायद वो कोई किरदार अदा करना ही नहीं चाहते। वजह कुछ भी हो, बहरहाल नवाज शरीफ साहब मंजर से गायब हैं, बिल्कुल खामोश हैं। सैर सपाटे के लिए कभी इधर उधर चले जाते हैं। आखिरी मरतबा वो देखे गए थे कतर में, जो कतरी बादशाह था उनके जनाजे में, और फिर दोबारा वो जाके मरी में बैठ गए हैं। गर्मियाँ वो मरी में गुजारना पसंद करते हैं और मरी में अपनी ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता। तो इस वक्त जो एक किरदार उनका हो सकता था, आखिर उनका कद शहबाज शरीफ से कई गुना बड़ा है सियासी तौर पे, लेकिन वो कोई किरदार अदा करना नहीं चाहते, या उनका किरदार कोई चाहता ही नहीं है कि वो अदा करें। वजह कुछ भी हो, बहरहाल वो बड़ा मंजर से गायब है और वो चाहें तो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको हल करने में अपना किरदार। बलोचिस्तान में जो अभी एक बेचैनी की सूरत हाल काफ़ी दिन तक रही है, आज आके धरने ख़त्म हुए हैं, तो बलोचिस्तान में जो सिचुएशन थी उसमें वो अपना कोई रोल प्ले कर सकते थे, वहाँ जाके विज़िट कर सकते थे। लेकिन नवाज शरीफ को या तो रिटायर जबरी तौर पर कर दिया गया है, या उन्होंने खुद रिटायरमेंट ले ली है, या वो समझते हैं कि उनका कोई किरदार अब बाकी ही नहीं रहा और वो खामोशी से अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो ऐसा करने में जो है वो ऐसा क्यों हो रहा है, या आप इसको बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब का किरदार अदा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब दर्जा हरारत में वो कमी नहीं ला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी तैयारी करें, हम 1,00,000 बंदा लेकर
उनकी पार्टी ने ये कहा, मौलाना गफूर हैदरी साहब ने, हम लाखों बंदा लेकर जो है वो GHQ के बाहर पुरअमन धरना देंगे। अब इस पर जो है वो पार्टी के तर्जुमान ने तस्दीक की है, मैं कल जियो पे देख रहा था कि पार्टी के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि हाँ हमारा ही बयान है, ये मौलाना गफूर हैदरी का ही बयान है और ऑडियो जो चल रही है वो उन्हीं की ऑडियो है और वाकई हम जाएंगे GHQ पे धरना देने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी कतन ऐसा करने नहीं देंगे, अगर आप जाएंगे तो ये हम करने नहीं दे सकते, ये हालात ही ऐसे नहीं है कि हम आपको GHQ के बाहर जाकर धरना देने के लिए बैठने दें। तो फिर क्या होगा? कशीदगी में इजाफा होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ऐसा लगता है कि दर्जा हरारत खुद बढ़ा रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि हम GHQ के बाहर धरना देने हरगिज़ नहीं देंगे, ये दिया ही नहीं जा सकता। दूसरा वो कहते हैं कि वो जो लश्कर वाली बात है, उनसे सवाल हुआ कि भाई मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पर नाराज़ है ना, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कई दिन से कि वो इस बात पर नाराज़ हैं कि उनको पुश किया जा रहा है कि जी आप लश्कर बनाएं और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ें। तो इसको यूँ जस्टिफाई किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। वो कहते हैं कि जी देखिए, अगर आपको हन्ना उड़क की उन्होंने मिसाल दी कि हन्ना उड़क में दहशतगर्द आए, उन्होंने कुछ लोगों को हमला करके मार दिया और कुछ लोगों को उठाकर साथ ले गए, तो जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची उस वक्त तक देर हो चुकी थी। तो क्यों ना आप इस तरह के लश्कर मोहल्लों की बुनियादी सतह पर बनाएं कि अगर कोई आप पे हमलावर हो तो आप पहले उसका मुकाबला कर सके। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज आती हैं, उनके आने से पहले आप कम से कम अपना दिफा कर सके। तो लश्कर तो यूं बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? मिसाल उन्होंने दी कि पुराने ज़माने में हर मोहल्ले में मोहल्ला चौकीदारी का निज़ाम नहीं होता था, हर मोहल्ले में ड्यूटी होती थी, एक के चौकीदार, एक बंदा चौकीदारी करता था रात को चोरी चकारी से बचने के लिए। तो वो भी तो रियासत की जिम्मेदारी है, तो फिर मोहल्लेदार चौकीदारी क्यों करते थे? तीसरी मिसाल उन्होंने दी कि ये बैंक में भी तो देखें ना, अब वहाँ पर पुलिस एहलकार नहीं खड़े होते, सिक्योरिटी गार्ड अपने बैंक वाले अपने सिक्योरिटी गार्ड खुद रखते हैं दहशतगर्दों का या लुटेरों का या चोरों का मुकाबला करने के लिए, बैंक लूटने वालों का मुकाबला करने के लिए। तो ऐसे ही मौलाना से भी कहा गया होगा कि आप जो है वो लश्कर बना लें ताकि अगर कोई हमलावर हो तो उसका मुकाबला कर सकें। अब वो इसको ये रंग दे रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब जो मंजरकशी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर लश्कर बना के इनके साथ लड़ाई करें, जिसके बारे में मौलाना का ख्याल है कि यूँ आप हमें धकेल रहे हैं एक ऐसी जंग में जिस पर फिर हम पर खुदकुश हमले भी होंगे और जिस पर हम लोग अपने घरों में बेसुकून भी हो जाएंगे और मारे भी जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसका बहरहाल बैठकर हल निकाला जा सकता है कि इसका क्या करना है, लेकिन शायद गवर्नमेंट कैपेबल ही नहीं है कि वो इश्यूज़ को डील कर सके। उससे ना पेट्रोल हैंडल हो रहा है, ना बिजली हैंडल हो रही है, ना मौलाना हैंडल हो रहे हैं, ना बलोचिस्तान हैंडल हो रहा है, ना दहशतगर्द हैंडल हो रहे हैं, ना इकॉनमी हैंडल हो रही है। तो तजुर्बाकार लोगों से कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा। अब ईरान का ही मामला आप देख लें कि ईरान पर के मामले में पाकिस्तान ने, अब जियो पर जो मैं खबर आज सुबह देख रहा था 10 बजे की हेडलाइंस में, वो बड़ी तशवीश की बात है। बहरहाल हमारा सऊदी अरब के साथ पैक्ट तो है। अब ईरान का मामला अगर आप समझे ना कि ईरान अब क्या कर रहा है, ईरान दोबारा जंग में क्यों उतर गया है, इसलिए कि वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को मजीद प्रेशर में लाना चाहते हैं। यानी देखें, ऑलरेडी ये प्रेशर जो है ये ईरान के ऊपर नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। उनकी रेटिंग रोज़ाना डाउन हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं। उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन का कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, और ऐसे में ईरान डोनाल्ड ट्रंप को सियासी तौर पर ठिकाने लगाने का ऐसा लगता है कि फैसला कर चुका है कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप का तो खात्मा ही करके जाएंगे सियासी तौर पर। तो जो सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ईरान ऐसा लगता है कि उसने भी फैसला कर लिया। लेकिन अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, अमेरिका चाहता है कि मैं फेस सेविंग के साथ निकल जाऊं, और ईरान ये फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने अगरचे बहुत कोशिश की है कि अमेरिका को ये फेस सेविंग दिलाए। पाकिस्तान के बारे में तासुर यही है कि पाकिस्तान ट्रंप को फेस सेविंग दिलाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है, और जो तासुर उभरा है वो ये है कि पाकिस्तान ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा है, ज़रूरत से भी ज़्यादा। ईरान ने भी एक दफ़ा कहा कि भाई होल्ड ऑन, बस ठीक है आप कर रहे हैं, आपका हम एहसान मंद हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इतनी दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान खत्ते में अमन लाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन तासुर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलाने में या बेल आउट करने में भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। और ऐसे में ईरान जो है मगर वो सब कुछ अपना दाव पे लगा के अमेरिका को धूल चटाने में लगा है। अब जिस खबर की मैं बात कर रहा था जियो पे जो आज खबर चली है वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम भेजा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम भेजा कि सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है, सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा।
बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को आला सतह पर मुत्तला कर दिया है कि अगर हौथियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा। तो ये बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो ये जियो न्यूज़ ने ये खबर चलाई कि पाकिस्तान ने ईरान को आला सतह पर मुत्तला कर दिया है कि भाई अगर हौथियों ने हमले किए या सऊदी अरब पर कहीं से हमला हुआ तो हमारा पैक्ट है, हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। जाहिर है हमारे मुआशी मफादात जुड़े हुए हैं सऊदी अरब के साथ, हमारा उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो ईरान के साथ नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग को ख़त्म कराने में अपना भरपूर किरदार अदा बेशक किया है, लेकिन इसको ईरान किस तरह से ले रहा है, इसको अमेरिका किस तरह से देख रहा है, और फिर अक्सर हम ये बात तो करते ही रहते हैं कि पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ईरान किस समत में जा रहा है ये भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, पाकिस्तान क्या चाहता है ये भी नज़र आ रहा है। और अगर कहीं पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक का इंतखाब करना पड़ता है तो पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब का इंतखाब करेगा, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। उधर आज़ाद कश्मीर का मामला, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ नौइयत के बहरानों में घिरा हुआ है। दहशतगर्दी भी है, बलोचिस्तान की सिचुएशन है, आज़ाद कश्मीर की है, इंतखाबात होने जा रहे हैं, इंतखाबात की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, कोई शक्ल दिखाई नहीं दे रही कि होगा क्या। इधर मौलाना फजल रहमान साहब गर्म हुए पड़े हैं, उधर ईरान जो है वो पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है। तो हर तरफ से, और फिर इकॉनमी तो बहुत ही डिजास्टर्स हुई हुई है ना, इकॉनमी तो कंट्रोल में ही नहीं आ रही। इकॉनमी तो गवर्नमेंट का ऐसा लगता है कोई उसके कंट्रोल में ही नहीं है। अब आज़ाद कश्मीर में नैयर बुखारी साहब ने कल ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन में 12 दिन लगे हैं लेकिन इलेक्शन का माहौल ही नज़र नहीं आ रहा है, इलेक्शन के लिए माहौल साजगार ही नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कल तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी अगर आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकते हो तो कश्मीर भी खुलवा दो। अब एक तरह से उन्होंने ताना भी दिया कि भाई अपने दाखिली मसाइल छोड़ के तुम बाहर के मसाइल हल करने में लगे हो, अपने मसाइल तो पहले हल करो। कि बड़े तुम आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के दावे करते हो, कश्मीर तो तुम खुलवा नहीं सकते। ये उन्होंने ताना भी दिया बिलावल साहब ने, और साथ ही साथ उन्होंने मलबा सारा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। हालांकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म किसका है? पीपल्स पार्टी का। तो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लेकिन मलबा सारा उठा के वो वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं कि देखो जी इंटरनेट बंद है। और भाई तो आपका वज़ीर आज़म खुलवा दो, इंटरनेट क्यों बंद है? किस पे आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं? जी इंटरनेट बंद है। तो आप कहें ना अपने फैसल राठौर साहब से कि इंटरनेट खुलवाएं, लेकिन वो नहीं खुलवाएंगे, डाल रहे हैं सारा मलबा इनके ऊपर। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा, कश्मीरियों को सजा दी जा रही है, और उनको उनका दिल जीतने की बिलावल कोशिश कर रहे थे कि देखो जी देखो कितनी बुरी बात है, तुम लोगों के साथ बड़ी जाती हो रही। तो वहाँ पर सूरत हाल ये हो गई है। जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत के पास का न पेट्रोल पे कंट्रोल है, ना बिजली पे कंट्रोल है। अब बिजली की सूरत हाल ये है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी जो है उसने नेपरा में दरख्वास्त दी है कि बिजली महंगी की जाए, और कितना सार्फिन पर माली बोझ डाला जाए? 18 अरब रुपए का। 18 अरब रुपए का मजीद सार्फिन के ऊपर बोझ डाला जाए। और भाई क्या निकालना है इस कौम में से? ये बेचारे लुट फुट गए, इनके अंदर सकत नहीं है। 18 अरब रुपए आप इस कौम से और इकट्ठे करने चाहते हैं बिजली में से, कैसे देंगे लोग? कहां से देंगे? पैसे ही नहीं है उनके पास, जेबें खाली पड़ी हैं लोगों की, हालात खराब हैं, आपका पेट ही नहीं भर रहा। रोजाना मैं किसी दिन कंपाइल करके ना वैसे आपको दिखाऊंगा, मैं रोजाना रिपोर्ट कर रहा हूँ, फलां महकमे में ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट कर दिया बेज़ाब्तगियों की, फलां जगह पे करप्शन की कर दी है। आज तो बहुत ही हैरानकुन खबर आई है, वो ये है कि ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 में नैब में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है, नैब के अंदर। यानी नैब जिसने करप्शन पकड़नी है, करप्शन रोकनी है, नैब जिसने लूटा हुआ माल लोगों से बरामद करना है, वो खुद करप्शन कर रहा है। ये ऑडिटर जनरल कह रहा है, ये ऑडिट रिपोर्ट बता रही है। आप सोचें कि वो यूसुफी साहब ने, मुश्ताक यूसुफी साहब ने मजमून लिखा था, उसमें कहा मिर्जा, उसमें लिखा था उन्होंने कि मिर्जा चौकीदारी के लिए कुत्ता लेकर आए और वो चोरी हो गया। अब आप चौकीदारी के लिए कुत्ता लेकर आए, वो खुद चोरी हो जाए तो वो कहेगा चौकीदार है। तो खबर क्या है कि नैब हेडक्वार्टर्स की 27 करोड़ 79 लाख रुपए की अदायगियों को कवायद के खिलाफ करार दिया गया। अदायगियां रिकवरी एंड रिवॉर्ड फंड्स के बजाय रेगुलर बजट से की गई। करोड़ों रुपए कानूनी अफसरान, मुशीरों और माहिरीन को अदा कर दिए गए। ऑडिटर्स ने नैब इंतजामिया की वजाहत को गैर तसल्लीबख्श करार दिया। और अब जो खबर है वो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है, क्या है कि 4 करोड़ 69 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा ना कराने का इंकशाफ हुआ।
रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़मान से वसूल शुदा रकम, जो पैसे मुल्ज़मान से रिकवर किए गए, वो सरकारी खजाने के बजाय चेयरमैन नैब के जाती अकाउंट में जमा करा दिए गए। ले जी, चेयरमैन नैब के जाती अकाउंट में जमा करा दिए गए ये 4,69,00,000 रुपए जो मुल्जिमों से रिकवर किए थे। क्यों भाई चेयरमैन नैब के अकाउंट में, जाती अकाउंट में क्यों गए? वो तो नैब के अकाउंट में या सरकारी अकाउंट में जाने चाहिए थे रिकवर शुदा रकम। तो ये एनसीसीआई का जो केस था पिछले दिनों में, जो डकी भाई वाला, ये उससे क्या मुख्तलिफ है? फिर आप पैसे बटोरते जाएं, मुल्जिमों से निकालते जाएं और अपने जाती अकाउंट में डालते जाएं। तो नैब जिसने करप्शन को पकड़ना है वो भी लूटमार में लगा है। यानी आप सोचें कि हर बंदा यहां पर लूटमार में लगा है कि भाई कोई पता नहीं, दाव लगा हुआ है, लूटो और फूटो, इस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा, यहां से जितना माल समेट सकते हो समेट लो। ये सोच बन गई है क्या लोगों की? कितनी तकलीफ से बात है ये। और आखिरी बात यह है कि देखें, इस वक्त समझा जाता है या पोर्ट्रे किया जाता है कि जी पंजाब हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रही है। और कारकर्दगी का हाल यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मरीम नवाज शरीफ का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी मरीम नवाज का ये वो विजिबल प्रोग्राम है जिसको वो दिखा सकती हैं कि ये देखो सुथरा पंजाब मेरा प्रोग्राम, उसके वर्कर्स को तनख्वाहें अदा नहीं हो रही। ये कई महीनों से हम आपको खबरें दे रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। तनख्वाहें ना मिलने पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ननकाना साहब में एहतजाज किया, ज़िला खुशाब कायदाबाद में उन्होंने एहतजाज किया, मुलाजमीन ने काम छोड़कर सड़क पर उन्होंने एहतजाज किया। शेखुपुरा में तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज हुआ, मुजाहिरीन ने कूड़ा सड़क पर फेंक कर रेडियाँ, ट्रॉलियाँ और रक्शे खड़े करके बत्ती चौक बंद कर दिया। लिया की तहसील चौबारा में सुथरा पंजाब के मुलाजमीन ने कई माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली, आप सोचें ना, यानी 30, 35, 40 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है लोगों की, 40 हज़ार रुपये होगी, 35, 40 हज़ार रुपये, वो जो तनख्वाह है उसी से उनका घर चलता है। उन्हें पता होता है कि ये मेरा पैसे आएंगे तो मैंने घर का किराया अदा करना है, मैंने बच्चों की फ़ीस देनी है या दूध का बिल देना है, बिजली का बिल अदा करना है। यानी सरकार बिजली का बिल उनसे हर महीने ले रही है, तनख्वाह हर महीने नहीं दे रही। तो काहे का सुथरा प्रोग्राम पंजाब है कि जब आपके मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल रही हों। तो ये क्या कॉम्पिटेंस है गवर्नमेंट की? आप सोचें ना कि कितनी कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है कि अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें तो अदा नहीं कर पा रही और क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इस हुकूमत का क्या बनेगा? इसका अंजाम सामने नज़र आता है। ये हुकूमत ऐसे नहीं चल सकती। आप कुछ कर लें, जितना जोर लगा लें, जितनी हवा भर लें, जितना सेम पेज कर लें, जितनी आप फूक भर लें, ये हुकूमत ऐसे नहीं चल सकती। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। कब तक चलेगा? कब तक चलाएंगे आप? चलें, 2 साल से चला रहे हैं, 2 साल और चला लेंगे, फिर क्या होगा? तो ऐसा बिगाड़ पैदा हो चुका होगा तब तक जो किसी को संभालने के में नहीं आएगा, किसी के संभालने में नहीं आएगा। इस बिगाड़ को, मजीद बिगाड़ पैदा होने से रोकें। आज हल निकालें जो 2 साल बाद निकालना है। खुदा के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।